पोम जिसका नाम है द विटसन्स वेडिंग्स, जो कि लिखी है फिलिप लर्किन ने। आइए इसको स्टैंजा वाइज समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा कहता है कि वह विटसन का दिन था और मुझे निकलने में थोड़ी देर हो गई थी। धूप वाली शनिवार की दोपहर के लगभग 1:20 तक मेरी लगभग खाली ट्रेन स्टेशन से रवाना नहीं हुई। ट्रेन की सारी खिड़कियां खुली थी, सारी सीटें धूप से गर्म थी और जल्दी करने की कोई भावना नहीं थी। हम घरों के पीछे से गुजरे, एक सड़क पार की जहां गाड़ियों की विंडस्क्रीन धूप से चमक रही थी। मछली के बंदरगाह की गंध आई। फिर नदी का किनारा शुरू हुआ जहां आसमान, लिंकनशायर का इलाका और पानी मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इन शुरुआती लाइनों में पोइट हमें उस दिन के बारे में बता रहा है जब यह घटना हुई। वह बता रहा है कि उसकी ट्रेन थोड़ी देर से चली और वह लगभग खाली थी। मौसम गर्म था और खिड़कियां खुली थी। ट्रेन शहर के बाहरी इलाकों से गुजर रही थी जहां घरों के पीछे सड़कों और एक मछली बंदरगाह को पार करते हुए आखिरकार वह एक ऐसे इलाके में पहुंची है जहां नदी, ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हुए दिखते हैं। यह एक शांत और साधारण शुरुआत है एक यात्रा की। सेकंड स्टैंजा में कवि बताते हैं कि पूरी दोपहर उस तेज़ गर्मी में जो मीलों तक अंदर की ओर पसरी हुई थी, हमारी ट्रेन धीरे धीरे रुकते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती रही। रास्ते में बड़े बड़े खेत दिखाई दिए जहां धूप तेज होने के कारण जानवरों की परछाई छोटी पड़ रही थी। नहरें दिखी जिसमें कारखानों का झाग तैर रहा था। एक ग्रीन हाउस अनोखे तरीके से चमक उठा और गुलाब के फूल दिखे और फिर कभी कभी घास की महक उस बंद डिब्बों के कपड़े की बदबू को दूर कर देती थी। इस तरह यात्रा करते हुए हम अगले शहर तक पहुँचे जो नया तो था लेकिन कुछ खास नहीं था और उसके पास टूटी फूटी कारों के ढेर लगे हुए थे। तो इन लाइंस में पोइट दोपहर के समय ट्रेन की यात्रा का वर्णन कर रहा है। गर्मी का माहौल है और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रास्ते में अलग अलग तरह के दर्शक दिखते हैं, खेत, जानवर, नहरें, उनमें औद्योगिक कचरा है, एक चमकता हुआ ग्रीन हाउस और गुलाब के फूल। कभी कभी घास की ताज़ी महक आती है जो ट्रेन के अंदर की बंद हवा की गंध को बदल देती है। आखिरकार ट्रेन एक नए लेकिन साधारण से शहर के पास पहुंचती है जहां पुरानी कारों का ढेर लगा हुआ है जो शायद उस जगह की औद्योगिक प्रकृति को दर्शाता है। शायद वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वो। तो अब हम थर्ड स्टैंजा को समझते हैं। तो थर्ड स्टैंजा में शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया कि शादियाँ कितना शोर कर रही थी। हर स्टेशन पर जब हम रुके तो धूप इतनी तेज़ थी कि छाँव में क्या हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही और लंबे ठंडे प्लेटफॉर्म पर चीखने चिल्लाने और सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद कूली पोर्टर्स आदमियों के साथ मजाक कर रहे होंगे और मैं अपनी किताब पढ़ता रहा। लेकिन जब हमारी ट्रेन चलने लगी तो हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। मुस्कुराते हुए और बालों में तेल लगाए हुए लड़के और लड़कियां अजीबोगरीब फैशन में ऊंची हील और घूंघट पहने हुए सब अनिश्चित भाव से खड़ी होकर मुझे जाते हुए देख रही थी। तो इन लाइंस में पोइट बताता है कि शुरू में उसे स्टेशनों पर हो रहे शादी के शोर पर ध्यान नहीं गया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। उसे लगा कि शायद कूली आपस में मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेन चलने लगी तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर शादी के जोड़े खड़े हैं। लड़के मुस्कुरा रहे हैं और उनके बाल सजे हुए हैं और लड़कियां अजीबोगरीब फैशन में तैयार होकर उन्हें जाते हुए देख रही हैं।
उनका खड़ा होना थोड़ा निश्चित लग रहा था, जैसे वे सोच रहे हों कि आगे क्या होगा। यह पहली बार है जब पोइट को एहसास होता है कि हर स्टेशन पर ये शादीशुदा जोड़े ही थे जो ट्रेन में चढ़ रहे थे। तो फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े कार्यक्रम के खत्म होने के बाद लोग अलविदा कह रहे हों उस चीज़ को जो उस कार्यक्रम से बच गई हो। इस दृश्य से प्रभावित होकर अगली बार जब ट्रेन रुकी तो मैं और ज़्यादा ध्यान से और उत्सुकता से बाहर झांका और मैंने सब कुछ अलग तरह से देखा। मैंने देखा कि सूट के नीचे चौड़ी बेल्ट पहने हुए और झुर्रियों वाले माथे वाले पिता थे, तेजबाज वाली और मोटी माताएं थीं। एक चाचा अश्लील बातें चिल्ला रहा था और फिर पर्म किए हुए बाल, नायलॉन के दस्ताने और नकली गहने थे और नींबू हल्के बैंगनी और जैतूनी भूरे रंग के कपड़े पहने लोग थे। तो इन लाइंस में कवि बताता है कि पहली बार शादी के जोड़े को देखने के बाद वह अगली बार और ज़्यादा ध्यान से देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी बड़े आयोजन के खत्म होने के बाद लोगों को विदा कर रहा हो। वह अब उन लोगों के व्यक्तिगत रूप और व्यवहार पर ध्यान देता है। पिताओं की बेल्ट और माताओं की आवाज़ और शरीर, एक चाचा की अश्लील बातें और फिर दुल्हनों और मेहमानों के कपड़े और गहने। वह उन छोटे छोटे विवरणों को देखता है जो इस साधारण शादियों का हिस्सा है। अब हम स्टैंजा नंबर 5 देखेंगे। स्टैंजा 5 में पोइट बताते हैं कि उन लड़कियों को बाकी लोगों से अलग पहचाना जा सकता था, जैसे वे किसी और दुनिया से आई हो। हाँ, कैफ़े और बैंकेट हॉल से और रंगीन झंडियों से सजे कोच पार्टी के अतिरिक्त कमरों से शादी के दिन खत्म हो रहे थे। पूरी लाइन में एक जोड़े ट्रेन में चढ़े, बाकी लोग आसपास खड़े रहे। आखिरी कन्फेटी यानी रंगीन कागज़ के टुकड़े और सलाहें दी गई और जैसे ही हमारी ट्रेन चली हर चेहरे पर वह भाव दिख रहा था जो वह जाते हुए देख रहा था। बच्चे किसी बोरिंग चीज़ पर बोहें चढ़ा रहे थे, पिताओं ने कभी नहीं जाना था। तो इन लाइनों में कवि बताता है कि जो ब्राइड्स थी को देखकर लगता था जैसे वे किसी और ही दुनिया से आई हो, शायद इसलिए क्योंकि वे अपनी शादी की पोशाक में सजी हुई थी। वह उन जगहों का जिक्र करता है जहां शादियां हो रही थी, कैफ़े, बैंकेट हॉल और कोच पार्टियों के लिए बने कमरे। अब शादी के दिन खत्म हो रहे थे और नए जोड़े ट्रेन में चढ़ रहे थे। जो लोग उन्हें विदा कर रहे थे वे आसपास खड़े थे और आखिरी बार प्यार और शुभकामनाओं के रूप में कन्फेटी उड़ा रहे थे और सलाह दे रहे थे। जब ट्रेन चलने लगी तो सबके चेहरे पर एक अलग भाव था। बच्चे शायद इसलिए उदास थे क्योंकि मज़ा खत्म हो गया था और पिताओं के चेहरे पर एक अनजान सा भाव था, शायद अपनी बेटियों को विदा करने का। तो अब हम 6th स्टैंजा देखेंगे। सफलता इतनी बड़ी और पुरानी तरह से मजाकिया लग रही थी। औरतें उस रहस्य को एक खुशनुमा अंतिम संस्कार की तरह आपस में बांट रही थी, जबकि लड़कियां अपने हैंडबैग को कसकर पकड़े हुए एक धार्मिक घाव की तरह घूर रही थी। आखिरकार आज़ाद होकर और जो कुछ भी उन्होंने देखा था उसके सार से भरी हुई, हम भाव के झोंके के साथ लंदन की ओर तेजी से बढ़े। अब खेत बिल्डिंग बनाने की जगह बन गए थे और पॉपुलर के पेड़ बड़ी सड़कों पर लंबी परछाई डाल रहे थे और लगभग 50 मिनट तक वह समय ऐसा लगेगा। तो इन लाइंस में कवि शादी की सफलता को एक मजाक की तरह देखता है, शायद इसलिए क्योंकि यह एक बड़ी उम्मीद और दबाव के साथ आती है। औरतें आपस में कोई रहस्य बांट रही है जिसे कवि एक खुशनुमा अंतिम संस्कार कहता है, शायद इसलिए क्योंकि शादी एक तरह से उनके पिछले जीवन का अंत और एक नए जीवन की शुरुआत है। लड़कियां अपने हैंडबैग को कसकर पकड़े हुए
कुछ धार्मिक घाव की तरह घूर रही है। शायद इसलिए क्योंकि वे शादी की रस्मों और बदलावों से थोड़ी परेशान या हैरान हैं। आखिरकार शादी की रस्मों से आज़ाद होकर और उस सब कुछ को महसूस करके जो उन्होंने देखा, ट्रेन भाप छोड़ती हुई तेजी से लंदन की ओर बढ़ती है। रास्ते में कवि देखता है कि खेत अब इमारतें बनने की जगह बन रहे हैं और पेड़ सड़कों पर लंबी परछाई डाल रहे हैं जो समय के बीतने और बदलाव को दिखाते हैं। कवि सोचता है कि यह लगभग 50 मिनट का सफ़र भविष्य में कैसा लगेगा। तो अब हम 7th स्टैंजा समझते हैं। बस इतना समय कि लोग अपनी टोपियां ठीक कर लें और कहें कि मैं तो लगभग मर ही गया था। लगभग दर्जन भर शादियां शुरू हो गई। वे अगल बगल बैठे हुए बाहर के नज़ारे देख रहे थे। एक ओडियन शायद सिनेमा हॉल गुजरा, एक कूलिंग टावर दिखा और कोई गेंदबाजी करने के लिए दौड़ रहा था। और किसी ने भी एक दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचा जिनसे वे कभी नहीं मिलेंगे या कैसे उनकी ज़िंदगी में यह 1 घंटा शामिल होगा। तो मैंने सोचा कि लंदन धूप में फैला हुआ है, उसके पोस्टल जिले गेहूं के खेतों के चौकोर टुकड़े की तरह भरे हुए हैं। तो इन लाइंस में पोइट बताता है कि ट्रेन में बैठे शादीशुदा जोड़े अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे अगल बगल बैठकर बाहर के नज़ारे को देखते हैं। एक सिनेमा हॉल, एक कूलिंग टावर और एक व्यक्ति जो शायद किसी खेल में भाग लेने जा रहा है। कवि सोचता है कि इनमें से कोई भी जोड़ा उन दूसरे जोड़ों के बारे में नहीं सोच रहा जिनसे वे कभी नहीं मिलेंगे, या यह कि यह ट्रेन का सफ़र उनकी यादों में हमेशा रहेगा। फिर कवि लंदन के बारे में सोचता है जो धूप में फैला हुआ है और उसके इलाके गेहूं के खेत की तरह व्यवस्थित दिखते हैं, जो शायद शहर की विशालता और उसमें रहने वाले अनगिनत लोगों को दर्शाता है।